हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल लंबी होम साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आप सभी को यहाँ पर होम साइंस पढ़ाती हूँ बेटा। वो किसी भी क्लास का हो, 6 से लेकर के हायर क्लास तक, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे बेटा। तो जो बच्चे क्लास 10th में या 12th में है, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का प्रिपरेशन यहाँ बहुत ही अच्छे से होगा बेटा। आप सभी को सारे टॉपिक्स बिल्कुल एक सीरियल से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्री बोर्ड, मॉडल पेपर और आपके जो फाइल है यानी प्रोजेक्ट है कैसे तैयार करने हैं, इसके बाद आपका वाइवा कैसे होगा, प्रैक्टिकल को कैसे तैयार करना है, ये सारी चीज़ें आपको बेटा यहाँ मिल जाएंगी। इसके साथ साथ बीए के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पे पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप बच्चे हमारे चैनल पर विजिट करो और यहाँ से अपनी तैयारी बेहतर बनाओ बेटा। और आप सभी को सारी चीज़ें होम साइंस से संबंधित जो भी है वो सब आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का मानव विकास का परिचय, जिसमें बेटा मैंने आप लोगों को पूरी थ्योरी, वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, ये सारा मैंने करा दिया बेटा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विकास के निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये विकास क्या है? हम सब जानते हैं कि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है उसके निर्धारक तत्व होता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम का अर्थ होता है समान के समान, यानी लाइक बिगिंस लाइक। ये क्या होता है समान के समान? इसका अर्थ होता है कि कोई भी जीव जब किसी नए जीव को उत्पन्न करता है तो वो जीव उसी के जैसा होता है। इसे ही हम बोलते हैं वंशानुक्रम। मनुष्य का बच्चा मनुष्य जाति का ही होता है, जानवर से जन्म लेने वाला बच्चा जानवर ही होता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जानवर को जन्म दे सकता है। इसी वजह से वंशानुक्रम को कहा गया है समान के समान। तो वंशानुक्रम के कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत बताया है, जिसमें से मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी। बहुत सारे यहाँ पे परिभाषा है। ये परिभाषा आपके टीजीटी के एग्जाम में, क्योंकि वहाँ भी कुछ परिभाषाएं देते हैं, एक दो परिभाषा आपको जरूर पूछा जाता है। और इसके अलावा जो बच्चे एमए फर्स्ट ईयर में है, जिनका चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बी एन झा के अनुसार क्या है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जे ए थॉमस के अनुसार वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ी के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। फिर एच ए पेटरसन के अनुसार तो वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों को जो भी गुण प्राप्त होते हैं या प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये जन्म के समय नहीं, वरन गर्भावस्था के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है। डगलस हॉलैंड के अनुसार माता पिता या अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं व्यक्ति के वंशानुक्रम में सम्मिलित रहती हैं। एनास्टमी के अनुसार वंशानुक्रम के तत्व जन्म के बहुत बाद तक व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकता है और वास्तव में यह प्रभाव जीवन पर्यंत चलता है। जेम्स डेवर के अनुसार माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। क्या है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। आगे दिया है वंशानुक्रम की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। मानव शरीर जो है हम सब जानते हैं वो कोशिका से बना है। कोशिकाओं के योग से मनुष्य का शरीर बना है। जिस प्रकार घर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईंट चाहिए, वैसे ही मानव विकास के लिए या किसी भी मनुष्य के शरीर के विकास के लिए उसे कोशिका की आवश्यकता होती। तो कोशिकाओं के योग से ही हमारा क्या बनता है? मानव शरीर। तो शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से नहीं होता है।
जिसे संयुक्त कोशिका यानी जायगोट कहते हैं। और यही से आपके प्रश्न बने थे टीजीटी 2021 में। यह कोशिका का जो विभाजन होता है वो 2, 4, 8, 16, 32 इसी क्रम में होता है। संख्या में ये ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। संयुक्त कोशिका 2 उत्पादक कोशिकाओं का योग होता है। इसमें से एक कोशिका पिता का होता है जिसे पितृ कोशिका यानी स्पर्म कहते हैं, और एक जो होता है वो माता का होता है जिसे मातृ कोशिका यानी वो ओवम कहते हैं। उत्पादक कोशिका भी संयुक्त कोशिका के समान संख्या में बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में पूछे तो 23, संख्या में पूछे तो 46। इस प्रकार संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 जोड़े होती है। गुणसूत्रों के संबंध में मत लिखा गया है कि हमारी सब असंख्य परंपराएं विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पैतृक यानी जीन्स में होती है। हम सब कहते हैं किसी किसी को देख के, किसी के अंदर बहुत गुस्सा होता है तो उसे हम देख के बोलते हैं ना इसके जीन में ही ऐसा लगता है कि गुस्सा भरा हुआ है, यानी इसको इसके पूर्वजों से ही मिला है। जैसे जो छत्री होते हैं, आपने कर्ण की कहानी सुनी होगी। परशुराम जब उनके गोद में लेटे रहते हैं तो कर्ण को जो है गोज, क्या बोलते हैं उसको, जोक, वो उनको उनके जांग में आकर के चिपक जाता है और वो उनके जोक जो होता है वो बॉडी में अगर एक बार चिपक गया तो वो अंदर तक घुसता चला जाता है। उन्होंने उफ तक नहीं किया। उसको देख करके परशुराम की जब वो जो रक्त था उनके जब शरीर पर गिरा तो उनकी नींद खुली और उन्होंने जरूर उठा और उनसे यही बोला कि तुम कोई सूत पुत्र नहीं हो, तुम जरूर कोई क्षत्रिय पुत्र हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन परशुराम जी ने अनुमान लगा लिया। कैसे? तो ये कहीं ना कहीं उनके जीन का ही था। तो जो जीन होता है ना, ये क्या करता है, किसी के पैतृक गुणों को, किसी के माता पिता के गुण, परिवार के गुण को उस बच्चे के अंदर जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वही क्या है, जीन के द्वारा ही आता है उनके अंदर। तो जो जीन होते हैं ना, यानी प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से लेकर के 100 तक पैतृक होते हैं, यानी जीन्स होते हैं। प्रत्येक जीन्स एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है, इसीलिए इन जीन्स को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। यही पैतृक शारीरिक एवं मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को पहुंचाते भी हैं। सोरेंस ने कुछ परिभाषा कही है। पैतृक यानी जीन्स बच्चों की प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करती है। जीन्स के सम्मिलित के परिणाम को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। अतः हमें संयुक्त कोष, गुणसूत्र तथा पैतृक के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे युग्मज, जाइगोट क्या होता है। ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। किसका बना होता है? साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है जिसके भीतर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। युग्मज क्या है? एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है जिसके भीतर गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्र क्या है? तो प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में सूत्रों के समान रचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। एक युग्मज में गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं जिसमें आधे पिता के और आधा जो होता है वो माता द्वारा। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। अब जीन क्या है? तो एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं जिनको पैतृक या जीन कहा जाता है। जैसा कि एनास्टॉमी ने लिखा है कि पैतृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। तो ये परिभाषा इनकी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पैतृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। अतः अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात विशेषताओं के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है वह माता पिता द्वारा प्रदान किए गए पैतृकों के माध्यमों से माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होने यानी शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचित होना के समय ही प्राप्त होता है। कब होता है? जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं, जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तब हमें ये प्राप्त होता है। यह स्वतः ही पीढ़ियों में हस्तांतरित होते रहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण को इस प्रकार दर्शाया गया है। यहाँ पे एक चित्र दिया है बेटा,
आप लोगों ने क्लास 10th में बायो में पढ़ा होगा कि किस तरह से कैसे कैसे लड़के होते हैं और कैसे लड़कियां। देखिए माता में क्या पाया जाता है, एक्स और एक्स, पिता में क्या पाया जाता है, एक्स और वाई। तो दोनों 22 जो जोड़े होते हैं, जो 22 जोड़े होते हैं ये दोनों में समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो महिला में एक्स एक्स होता है और पुरुष का जो 23वां जोड़ा हो जाता है यही एक्स और वाई हो जाता है। और यही वाई जो है लड़के का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, लड़का का। देखिए माता में क्या है, एक्स एक्स है, पिता में क्या है, एक्स वाई। अब इनका क्या किया गया है, क्या किया है इनको, यानी इनका रिप्रोडक्शन कराया गया। तो कैसे, एक्स को मिलाया इस एक्स से, ठीक है, यानी माता का एक एक्स, पिता का एक एक्स, जब दोनों मिल गया तो क्या बन गया, एक्स एक्स मतलब लड़की। ठीक, अब माता का एक्स जो है और पिता का एक्स मिला, लड़की लड़की बना। फिर माता का जो दूसरा एक्स है पिता के दूसरे वाई से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। तो जहां भी एक्स और वाई होता है वो क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। फिर ये पिता का एक्स जो है माता के पहले एक्स से मिला, माता के पहले एक्स से मिला तो यहाँ पे क्या हो गया, लड़की। और ये वाला जो आपका वाई है अगर इधर से मिला तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का। ठीक है बेटा, तो ये चीज को समझना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हमने एक्स और एक्स को मिलाया, चाहे आप इससे मिलाओ इसको या फिर इसको मिलाइए इससे, दोनों सेम है। ठीक बेटा, दोनों सेम है, यानी 2 लड़का होने का चांस होता है और 2 लड़की होने का चांस होता है। ठीक है, अगर वाई जिससे मिल गया, वाई जिससे मिल गया, देखिए यहाँ पे आप ऐसे करिए, समझिए एक बार, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। ये क्या है बेटा, एक्स एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है। तो एक एक को मैं मिलाऊंगी, आपको समझ में आ जाए। पहला हमने ये एक्स को लिया, इस एक्स से मिलाया, क्या बन गया, एक्स और एक्स, ये क्या हो गए, गर्ल। ठीक बेटा, अब इस एक्स को लीजिए आप, किसको लेंगे, इसको लेंगे और इससे मिला दीजिए तो ये क्या बन गया बेटा, एक्स और वाई, ये क्या बन गया, बॉय। ठीक है, अब हमने ये तो मिला दिया, अब इस इधर भी तो मिलेगा, ये भी तो मिलेगा। चलिए अब इसको मिलाइए इससे, इस वाले से, क्या बन गया, एक्स और एक्स, क्या बन गया, गर्ल। अब ये वाला भी मिलेगा, किससे, इससे, क्या बन गया यहाँ पे, एक्स और वाई, ये क्या बन गया, बॉयज। तो इस तरह से दो 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 जो होंगे आपके, 2 लड़का है ना, या 2 लड़की, इस तरह से बनता है। ठीक बेटा, समझ में आया सबको। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो मानव में लिंग का जो निर्धारण होता है उसमें पूरा रोल होता है पिता का, क्योंकि पिता में क्या पाया जाता है, वाई पाया जाता है, जिससे कि लड़के का निर्धारण होता है। लेकिन माता में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है। माता में कोई लिंग निर्धारण का नहीं होता है। तो अब देखिए बेटा, वंशानुक्रम के नियम, हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, वंशानुक्रम के नियम को प्रस्तुत किया है, जिसमें हम कुछ देखेंगे। पहला है बीज कोषों के निरंतरता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम या फिर मेंडल का नियम। तो इस तरह से 6 नियम आपको प्रस्तुत किया गया। एक एक नियम को हम जानेंगे, एक एक नियम को हम जानेंगे। जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस नियम का जो प्रतिपादन किया है ये वीजमैन ने किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो वीजमैन ने। इनका विचार है कि मानव की उत्पत्ति बीज कोषों से होती है। इनका मत है कि बीज कोषों कभी नष्ट नहीं होते, ये माता पिता द्वारा अपनी संतति को हस्तांतरित होते रहते हैं। इसी प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और ये कोष वातावरण के प्रभाव से प्रभावहीन रहते हैं। इसी के आधार पर वीजमैन ने बीज कोषों को निरंतरता का नियम प्रतिपादित किया है। किसका नियम प्रतिपादित किया, निरंतरता का नियम। किसने, वीजमैन ने बीज कोष की निरंतरता का नियम प्रतिपादित किया है। वर्तमान समय में वीजमैन ने बीज कोष की निरंतरता के नियम का अत्यधिक आलोचना हो रहा है। इस नियम की प्रमुख आलोचना किसने किया है, B.N. झा। इन्होंने क्या लिखा, इस नियम के अनुसार माता पिता बीज कोषों के संरक्षणकर्ता होते हैं तथा अवसर आने पर अपनी संतति को हस्तांतरित कर देते हैं। यह हस्तांतरण उसी प्रकार से होता है जैसे रुपया एक बैंक से निकालकर दूसरे में जमा कर दिया था। अतः यह नियम वंशानुक्रम की प्रक्रिया की पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। इनका कहना है कि जो वीजमैन ने दिया है उसके आधार पर हम पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि वीजमैन के नियम को किसने, वीजमैन के नियम का आलोचना किसने किया, तो श्री B.N. झा ने। अब दूसरा है समानता का नियम, इक्वलिटी का नियम क्या है,
तो समानता का नियम होता है समान के समान, अर्थात माता पिता होते हैं, उनकी संतान भी वैसी ही होती है। ऐसी मान्यता है कि बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिमान और मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। समानता के नियम के कारण ही छोटे कद के माता पिता के छोटे तथा बड़े कद के माता पिता को बड़े कद की संतान होती है। वर्तमान में समय जो अपवाह दृष्टिगोचर होता है, इससे इस नियम में संदेह पैदा होता है, क्योंकि कभी कभी काले वर्ण के माता पिता के संतान को गोरे वर्ण के या बौने कद के माता पिता के लंबे दृष्टिगोचर के बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से समानता का जो नियम है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। फिर क्या है भिन्नता का नियम। तो भिन्नता के नियम में हम क्या देखते हैं, कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि माता पिता गोरे गोरे होते हैं और बच्चे सावले हो जाते हैं, या फिर माता पिता सावले होते बच्चे गोरे हो जाते। तो यहाँ पर क्या आ गया, भिन्नता का नियम हो गया। माता पिता की सत्य प्रतिलिपि नहीं होती और ना ही किसी माता पिता सभी संतानों में समान होता है। अपने अक्सर में रंग, बुद्धि, विचार, स्वभाव में एक दूसरे में भिन्नता पाए। यहाँ तक कि घर में पलने वाले 2 ट्विंस बच्चे भी दोनों में अंतर हो जाता है, दोनों एक जैसे नहीं होते। जैसा एक ही माता पिता के कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि के हो जाते हैं। आप देखेंगे भाई 3 है, 2 है, 4 है, उसमें से सभी बुद्धिमान नहीं होते, सभी अच्छे नहीं होते, सबके नेचर में परिवर्तन होता है। तो ये किस में आता है, भिन्नता के नियम में आता है। इसका कारण माता पिता के उत्पादित कोषों की विशिष्टताएं हैं। अनेक पैतृक उत्पाद कोषों में होते हैं जो एक दूसरे के विभिन्न संयोजन के कारण भिन्न बच्चे को जन्म दे देते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि इस नियम के द्वारा समानता के दोषों को दूर करने में प्रयास किया जाता है। फिर है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंद बुद्धि तथा मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें प्रखर बुद्धि के हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, एक जागृत और एक सुप्त। भावी संतति में ये दोनों गुण संक्रमित होते रहते हैं। कभी कभी सुप्त गुण जागृत हो जाता है तो कई पीढ़ियों के बाद भी पूर्वजों के गुण या दोष भावी संतति में आ जाते हैं। इसीलिए बच्चे अपने माता पिता के विपरीत गुण वाले हो जाते हैं। और जब माता पिता के गुणसूत्र का मिश्रण ठीक से नहीं होता तो प्रतिभाशाली माता पिता मंद बुद्धि के संतति को यानी मंद बुद्धि के बालक को जन्म दे देते हैं तथा मंद बुद्धि के माता पिता प्रतिभाशाली बच्चे को जन्म दे देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रत्यागमन का नियम है। यहाँ से नियम बनता है बेटा, बहुत नियम पूछा जाता है। तो ये सारे नियम आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो अर्जित गुणों से क्या है, माता पिता द्वारा अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतति को होता है। इस नियम में कुछ जो हमारे राइटर हैं उन्होंने कुछ अपना प्रैक्टिकली रूप से कुछ थ्योरी प्रस्तुत की है। जैसे लैमार्क ने इस नियम की पुष्टि हेतु जिराफ का उदाहरण दिया। इनका कहना था कि जिराफ की गर्दन जो थी वो पहले लंबी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उस गर्दन का प्रयोग ज्यादा किया और आगे की पीढ़ी में धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। ऐसा कहना था कि जिराफ जो होता था पत्तियों को खाने के लिए अपनी मुंडी को उचकाता था, तब जाकर के उसको पत्ती प्राप्त होती थी और वो बराबर ये क्रिया करता रहता था। तो धीरे धीरे उसकी कई पीढ़ियों के बाद जो जिराफ के बच्चे होने लगे उनकी गर्दन लंबी होने लगी। तो ऐसा कौन बोलता है, लैमार्क। ठीक है, इन्होंने किस पे किया था, जिराफ पर। उसी के पक्ष में आगे नियम आया है पाओला, मैकडूगल और हैरिसन का। पाओला ने सफेद चूहों पर प्रयोग किया था और निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी के चूहे 30 बार घंटी बजाने पर खाने के लिए आते थे, लेकिन 5वीं पीढ़ी के चूहे 5 बार ही घंटी बजाने पर आने लगे। इन्होंने कैसे किया था प्रैक्टिकल, ये बेटा ये थ्योरी भी आप लोग को आगे मिलेगी, आगे के क्लासेस में आपको ये सारी थ्योरी भी मिलेगी। इन्होंने क्या किया, चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया और वहां पर क्या था, एक लीवर था। जब क्या होता था, लीवर दबता था तो घंटी बजती थी ना, तब जाकर के चूहे को भोजन मिलता था। ठीक है, तो क्या किया था इन्होंने, जो पहले वाली पीढ़ी के चूहे थे वहां पर इन्होंने घंटी बजाई तो इन्होंने देखा कि 30 बार घंटी बजाने के बाद वो चूहे आते थे खाने के लिए। ऐसे ऐसे उनकी अगली पीढ़ी आई, उसके बाद की पीढ़ी आई, तो जब 5वीं पीढ़ी आई ना तो वो 5 बार ही घंटी बजाने पर उनको समझ में आ गया कि हमें क्यों घंटी बजाया जा रहा है, भोजन के लिए। तो इसी तरह से मैकडूगल ने भी एक चूहे पर प्रयोग करके इस धारणा की पुष्टि की।
उन्होंने क्या किया, एक पानी का बड़ा सा टब लिया, उस टब में क्या किया, 2 रास्ते बनाए थे। एक रास्ता जो था अंधेरे वाला था और एक रास्ता जो था प्रकाश वाला था। तो प्रकाश वाला जो रास्ता था उसमें उन्होंने एक बिजली के करंट लगा दी, और अंधेरे वाला जो रास्ता था वो अंधेरा तो था, थोड़ा सकरा था, लेकिन उसमें से क्या था, वो चूहे आसानी से निकल जाते थे। तो जब ये प्रकाश वाले रास्ते में जाते थे तो उन्हें करंट के झटके लगते थे। फिर ढूंढते ढूंढते ये क्या हुए, अंधेरे वाले जो रास्ते थे उससे ये निकले। तो इस तरह से मैकडूगल ने देखा कि अंधकार मार्ग को ढूंढने पर, यानी 165 बार भूल जाते थे, परंतु 23वीं बार की जो पीढ़ी हुई वो 25 बार त्रुटि करके ही अंधेरे के मार्ग से निकल गई। मतलब इन्होंने देखा कि 165 बार, पहली पीढ़ी ने 165 बार भूल किया, फिर जाकर के वो अंधेरे वाले रास्ते से निकले। लेकिन इन्हीं की जो 23वीं पीढ़ी हुई, मतलब इन्होंने बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया, तब जाकर के ये साक्ष्य इन्होंने प्रस्तुत किया। तो 23वीं जो पीढ़ी हुई वो 25 बार त्रुटि करने के बाद ही अंधेरे मार्ग से बाहर निकल गई। यानी कि ये क्या बताया जा रहा है कि जैसे माता पिता होते हैं, बच्चों के अंदर जो गुण आता है वो उसी प्रकार से आता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, डेवलप होते चला जाता है। इसी पक्ष में मेंडल का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके साइंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मेंडल का नियम इन्होंने मटर पर और चूहों पर प्रयोग किया था। मेंडल का मटर का नियम है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या है, पाइसम सटाइवम, है ना, पाइसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है बेटा, पाइसम सटाइवम। इन्होंने मटर का पौधा लिया क्योंकि मटर जो होता है ये जल्दी अंकुरित हो जाता है और इसका ग्रोथ जो होता है वो जल्दी होता है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, मटर को चुना। इन्होंने विरोधी गुण के साथ जोड़े पाए जाते हैं और यह कम समय में ही तैयार हो जाते हैं। प्रयोग में लंबे पौधे तथा छोटे पौधे को इन्होंने बराबर संख्या में बीज देकर बो दिया। प्राप्त परिणाम निम्न रेखाओं में देखिए दिखाया गया। इन्होंने क्या लिया था, लंबे बीज लिए और छोटे बीज लिए, दोनों को एक साथ बो दिया। तो इन्होंने देखा कि पहली बार में जो हुआ था वो लंबे पौधे हुए। प्रथम संतति जो पीढ़ी हुई थी वो कैसी हुई थी, लंबी हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया, उसे ही इसी लंबे पौधे को इन्होंने लिया और फिर इसको इन्होंने जब तोड़ा तो यहाँ पर एक इनको लंबा मिला और एक छोटा। ठीक है, द्वितीय संतति पीढ़ी में पहली जो संतति पीढ़ी हुई थी उनको क्या मिला था, पहले लंबे पौधे मिले। फिर स्वतंत्र अव्यूह का नियम इन्होंने दिया, तो उसमें इन्होंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे क्या लिया है, इन्होंने लंबे पौधे लिए, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ भी द्वितीय संतति पीढ़ी। अब इसको इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइज कराया एक दूसरे से, इनका क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये टी आपका इधर निकला और छोटा टी अलग, दोनों टी अलग हो गए। इस तरह से इधर भी हो गया। अब इनको जब मिलाया गया तब इन्होंने पाया कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बेटा दिखाया था 2 बालक और 2 बालिका, सेम वही चीज यहाँ भी है। तो इन्होंने देखा कि शुद्ध लंबे 25% और शुद्ध बौने 25%, लेकिन संकर लंबे, संकर में क्या था, ना वो ज्यादा लंबे थे और ना ही वो ज्यादा छोटे थे, तो वो उनकी संख्या कितनी हो गई, 50। आप जो देखते हो बेटा नए नए प्रकार के बीज ना, वो सब संकर बीज होंगे, है ना। आप लोग ये नाम सुनते भी होंगे कि ये कौन सा बीज है, संकर बीज है। संकर बीज क्या होता है बेटा, बड़े और छोटे बीजों को मिलाया था या दो अलग अलग बीजों को एक साथ मिला करके उत्पन्न किया जाता है। तो उसमें 25 जो होंगे वो शुद्ध लंबे होंगे, 25 जो होंगे शुद्ध बौने होंगे, लेकिन 50 जो होंगे वो कौन से होंगे, संकर लंबे होंगे। ठीक है, इन्हें फिनोटाइप अनुपात यानी वाय संरचना का अनुपात का, जिसमें 3:1 क्या आया, 3:1, जिसमें 75% लंबे और 25% आपके कैसे हुए थे, बौने हुए थे। और जीनोटाइप अनुपात में तो ये दोनों अनुपात याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। फिनोटाइप में आपके 3:1 था, जीनोटाइप में आपके जो थे वो 1:2:1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका 25% लंबे, 25% बौने और 50% संकर लंबे थे। ठीक है, हाइब्रिड। तो ये क्या है, पहला जो है यानी 1:2:1, ये किसका है, जीनोटाइप का है। फिनोटाइप में 3:1 और जीनोटाइप में क्या है 1:2:1। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब चूहों पर प्रयोग, मेंडल महोदय ने चूहे पर भी इसी प्रकार से प्रयोग किया। उन्होंने काले और सफेद 2 रंग के चूहे लिए, ठीक है, और क्या किया, उनका समागम करवाया। उससे उत्पन्न होने वाले जो सभी चूहे काले थे। इसके बाद उनमें इस वर्ण संकर काले चूहों का परस्पर समागम करवाया, जिससे कि काले एवं सफेद दोनों प्रकार के चूहे पैदा हुए और इनका अनुपात भी था 3:1, यानी 3 काले चूहे हुए और 1 चूहा जो हुआ वो सफेद चूहा। इसका मतलब कि हमारे जो जीन है वो
एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी के बाद कभी न कभी आप में आ ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया मेंडल महोदय के क्या थे, चूहों पर प्रयोग थे। तो मेंडल ने 2 प्रयोग किए, एक मटर पे किए और एक चूहों पर किए। तो उनका जो रेशियो निकला दोनों में बराबर आया। तो चूहों के परस्पर समागम से सभी सफेद बच्चे पैदा हुए, किंतु काले वर्ण संकर चूहे से 1/3 ने काले रंग के तथा 2/3 ने काले और सफेद दोनों प्रकार के चूहों को जन्म दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से थे आपके कुछ क्या थे आपके वंशानुक्रम के प्रोसेस। ठीक है, विकास के निर्धारक क्या है, वंशानुक्रम। तो उसी वंशानुक्रम में जो आपके राइटर ने अपनी थ्योरी दी है वो आज हम लोगों ने देख लिया बेटा। इसके आगे है आपका विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमी कारक, यानी विकास को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो देख लीजिए, शारीरिक विकास पर प्रभाव डिल मेयर के अनुसार तो वंशानुक्रम के कारण जन्मजात विशेषताएं होती हैं जो बालक के अंदर जन्म से ही पाई जाती है। वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि गर्भावस्था के समय स्त्री पुरुष ने जिस प्रकार से शरीर संबंधी यानी जीन्स का संयोग होता है, बच्चे के शरीर में विविध अंगों का विकास उनके अनुसार ही होता है। यानी जीन्स के माध्यम से ही आनुवंशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के द्वारा यह स्पष्ट किया कि गर्भावस्था बच्चे के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का। मानसिक विकास पर प्रभाव तो बुद्धि प्रजाति पर भी निर्भर करता है। वंशानुक्रम संबंधी जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनमें से यह ज्ञात होता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे ही बुद्धिमान होते और कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी कम बुद्धिमान होते। अतः व्यक्ति के मानसिक विकास का आधार भी वंशानुक्रम होता है। कभी कभी इसमें कुछ अपवाद भी आ जाते हैं। साइंस में हमेशा अपवाद होते हैं, आपको 1-2 अपवाद जरूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के अलावा उनके पूर्वजों के गुण भी बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। संवेगात्मक विकास पर प्रभाव तो किसी भी व्यक्ति के संवेगात्मक स्थिति उनके शरीर एवं मस्तिष्क पर निर्भर करती है। इसीलिए मनुष्य के संवेगात्मक विकास में भी वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। संवेदी माता पिता की संतानें भी संवेदना के भाव से परिपूर्ण होते हैं। सामाजिक विकास में भी प्रभाव तो व्यक्ति के सामूहिक की मूल प्रवृत्तियों का निवास होता है और यही प्रवृत्ति व्यक्ति को समूह में रहने की प्रेरणा देता है। इस प्रवृत्ति की तीव्रता जिस व्यक्ति में अधिक होती है वह उतना ही तीव्रता से विविध प्रकार के समाजों में समायोजन कर लेता है। और जिन परिवार में सामाजिकता को महत्व दिया जाता है उन परिवार के बच्चे सामाजिक क्रियाकलाप में भागीदारी करते हैं और सामाजिक नियमों और परंपराओं का निर्वाह भी करते हैं। लेकिन जिन बच्चों में ये गुण नहीं होता है, जिनके परिवार में ये चीजें नहीं होती, बच्चे भी वैसे ही होते। स्वभाव पर प्रभाव तो व्यक्ति के स्वभाव मुख्यतः उनके सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर ही निर्भर होते हैं। स्वभाव के विकास में सबसे अधिक भूमिका होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों का। किसका होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का। चरित्र के विकास पर प्रभाव तो व्यक्ति के चरित्र विकास भी उनके वंशानुक्रम पर निर्भर होते हैं। इसका अध्ययन डगडेल ने चरित्रहीन ड्यूक के वंश के अध्ययन के आधार पर बताया। तो ये याद रखिएगा, क्या है? डगडेल ने किसका अध्ययन किया था? चरित्र के विकास का। कैटेल ने अपने अध्ययन एवं प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि मनुष्य की व्यावसायिक योग्यता का विकास भी उनके वंशानुक्रम पर ही निर्भर करता है। इसके आगे दिया है आपका वातावरण। तो इन्वायरमेंट के बारे में मैं आप लोगों को कल वाले क्लास में दूंगी। ये थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगी, पढ़ाने के बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी। तो आज 6 बजे से आप सारे बच्चों का लाइव क्लास है जहां पर मैं पाक कला पाक विधियों का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। तो आप सारे बच्चे भारी से भारी संख्या में जुड़िए, अपने दोस्तों को भी साथ में लेके आइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच।